नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड। आज न्यूज डिकोड की टीम की तरफ से आप सबको होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। खबरों के पीछे की असल खबर जानने के लिए देखते हैं आज न्यूज डिकोड में कौन सी खबरें हैं और उन्हें डिकोड करते हैं। सबसे पहली खबर आज पूर्वोत्तर के राज्यों में आकार लेती सरकार की। नागालैंड और मेघालय, आज वहां से तस्वीरें सामने आई। एक बार फिर से मुख्यमंत्री के पद के ऊपर वही मुख्यमंत्री दोनों राज्यों को मिल गए। दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल है और इस लिहाज से आज का दिन बीजेपी के लिए भी बहुत खास रहा है। तस्वीरें नागालैंड और मेघालय की है। पहले बात नागालैंड की करते हैं, जहां नेफ्यू रियो ने 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। नागालैंड में फिर से एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन ने सरकार बनाई है। नेफ्यू रियो ने शपथ लेने के बाद पीएम मोदी का अभिवादन किया। वहीं दूसरी तरफ कॉनरेड संगमा ने मंगलवार को दूसरी बार मेघालय के सीएम पद की शपथ ली। इस मौके पर पीएम मोदी और अमित शाह भी मौजूद रहे। राज्यपाल फागु चौहान ने संगमा के साथ 12 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। एनपीपी के स्नी आओ भलंगधर और प्रिस्टोन तेनसोंग ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल में बीजेपी के अलेक्जेंडर लालू हेग को भी शामिल किया गया। तो बीजेपी लगातार अपने मिशन नॉर्थ ईस्ट पर काम भी कर रही है और कामयाब भी हो रही है। मेहनत का, परिश्रम का, सालों तक नेटवर्किंग का फल उनको मिल रहा है। सवाल ये उठता है कि मिशन नॉर्थ ईस्ट है क्या और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है भारत की राजनीति में या भारत के सामरिक महत्व में। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अलायंस यानी कि नेडा का गठन किया है। इसके संयोजक असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। साल 2015 में इसका गठन हुआ था और इसका मकसद था बीजेपी पूर्वोत्तर के राज्यों में उन क्षेत्रीय दलों को एक साथ लेकर आए जो कांग्रेस से खुश नहीं हैं। 2016 में बीजेपी ने 15 साल से चले आ रहे कांग्रेस के शासन को असम से खत्म किया और अपनी सरकार बनाई। 2018 में 30 साल से काबिज लेफ्ट सरकार को हटाकर पहली बार बीजेपी ने त्रिपुरा में सरकार बनाई। नेडा का गठन ये बताता है कि बीजेपी के लिए पूर्वोत्तर के राज्य काफी महत्वपूर्ण हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों की आबादी में आदिवासियों की बहुलता है। ईसाई अल्पसंख्यकों की तादाद यहां अधिक है। अगर इन राज्यों में बीजेपी जीत जाती है, जैसा अब हो रहा है, तो उसके लिए एक नैरेटिव को काउंटर करना और आसान बन जाता है कि वो अल्पसंख्यकों की, ईसाइयों की विरोधी है। इन चुनावों का एक फायदा ये भी है कि बीजेपी ये कह सकती है कि वो अगर अल्पसंख्यक विरोधी होती तो उसे ये जीत इस अंदाज में ना मिलती। आज की स्थिति में पूर्वोत्तर में 8 राज्यों में से 7 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगी सत्ता संभाल रहे हैं। एक राज्य मिजोरम बचा है जहां इस साल चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी का पूरा फोकस अब मिजोरम पर रहने वाला है। कुल मिलाकर एक संदेश आज भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप ने इन शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहकर भी दर्शाया कि उनके लिए केवल चुनाव जीतने तक का महत्व नहीं है, बल्कि चुनाव जीतने के बाद भी वो यहाँ की संस्कृति, यहाँ के समारोह, यहाँ के लोगों की परवाह करते हैं और एक तरह से जो आभार प्रदर्शन, कृतज्ञता है, उसका प्रदर्शन करने के लिए शीर्ष नेता देश के भी, पार्टी के भी उसमें मौजूद रहे। अगली खबर पर आते हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं। वो कुछ ऐसा कह रहे हैं जिससे कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है, तो बीजेपी आक्रामकता के साथ कांग्रेस को घेरने का नया नया मौका पा रही। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उनकी नाखुशी, उनकी नाराजगी उनके बयानों से अक्सर जाहिर होती रही है। सिंहदेव के बयानों से कांग्रेस पार्टी असहज और बीजेपी खुश नजर आती है। सिंहदेव ने सोमवार को फिर एक बयान दिया। अभी कुछ दिनों से जरूर ऐसा लगता है कि जितना सर पे हाथ या कंधे पे हाथ होना चाहिए वो महसूस नहीं हो रहा। उनका बयान साफ बताता है कि वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से असंतुष्ट हैं।
बयान सामने आ चुका है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल में लगी है। टी.एस. सिंहदेव बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और मैं समझता हूं उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के लिए समर्पित वो पूरा परिवार है। दूसरी तरफ बीजेपी सिंहदेव के बयान के बहाने कांग्रेस पर आक्रामक तेवर दिखा रही है। बीजेपी नेता सिंहदेव से सहानुभूति दिखाते नजर आते हैं। जो सम्मान उस परिवार का रहा है, मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में स्थिति है और जिस सम्मान के वो अधिकारी हैं, कहीं न कहीं उनको ठेस पहुंचाने का काम इस सरकार के द्वारा की जा रही है, कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। कहीं न कहीं दिल से अपमानित महसूस या फील ये करते हैं कि शायद कांग्रेस को उनकी आवश्यकता नहीं है। ये आजकल पूरे दिखाई देने लगा। कह सकते हैं सिंहदेव का बयान कांग्रेस के लिए गले की फांस बन सकता है और बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक और मौका मिल रहा है। तो साफ है कि सिंहदेव पार्टी से नाराज हैं, साफ है कि सिंहदेव के बयानों पर पार्टी असहज है, साफ है कि कांग्रेस इस वक्त इस मसले पर बड़ा नपा तुला सा बयान देती। हमने कल भी सिंहदेव के असंतुष्ट होने की वजहों को डिकोड किया था। आज मौका है कांग्रेस की मजबूरी को डिकोड करने का, इस तरह के बयान से कांग्रेस की असहज स्थिति का। टी.एस. सिंहदेव राज परिवार से आते हैं, वो 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं। आपने उनकी संपत्ति के ब्यौरे चुनाव में जब वक्त आता है संपत्ति के ब्यौरे का, तब भी आपने पाया होगा कि वे सबसे धनी कैंडिडेट के तौर पर भी चर्चित रहे। टी.एस. सिंहदेव को लोग राजा जी या राजा साहब कहकर बुलाते हैं और टी.एस. बाबा कहकर उन्हें प्यार से स्नेह से उनके तमाम लोग बुलाते हैं। टी.एस. सिंहदेव सरगुजा समेत पूरे प्रदेश में लोकप्रिय हैं। झीरम घाटी हमले में महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल जैसे दिग्गज खाटी कांग्रेस नेताओं की हत्या के बाद टी.एस. सिंहदेव कांग्रेस के एक बड़े स्थापित नेता के तौर पर उभरे। ये लोकप्रियता कांग्रेस को असहज करती अगर वे कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोलते। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और प्रादेशिक नेतृत्व उनको सीधे सीधे तौर पर कुछ कह नहीं सकता, उनको नाराज नहीं कर सकता। कांग्रेस नेता उनके बयानों को इस वक्त इसी वजह से बड़ी खामोशी से देख सुन रहे हैं, उसे चुपचाप नजरअंदाज कर रहे हैं। इस साल चुनाव है और कांग्रेस नेतृत्व ये बिल्कुल नहीं चाहता कि टी.एस. सिंहदेव जैसे कद के नेता के असंतोष का फायदा विपक्ष को मिले और इसीलिए कोल्ड वॉर जैसी स्थिति लगातार उनके बयानों से बनी है। एक बात और जो स्पष्ट तौर के ऊपर दिखाई पड़ी है कि जब पिछली बार दिल्ली में सारा प्रकरण हुआ था, इसके बाद से इंतजार किया जा रहा था राहुल गांधी के रायपुर आने का, और उनके आने के बाद जब संभवतः जो अंतिम उम्मीद थी उसे टूटने के बाद से उनके बयानों में और मुखरता और टीस और पार्टी को घेरने जैसी स्थितियां दिखी हैं जो कांग्रेस को ज्यादा असहज कर रही। अब आते हैं उस घटना पर जिसने एक बार फिर से धर्म पर होने वाली पॉलिटिक्स को खुलकर करने का मौका दिया। रतलाम में हनुमान जी की प्रतिमा के सामने मंच पर बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा के मंच के ऊपर जो कुछ भी प्रदर्शन हुआ उस पर बवाल थमाने आज कांग्रेसी विधायक भोपाल के हनुमान मंदिर के सामने धरने पर बैठे आयोजनकर्ता बीजेपी विधायक चेतन कश्यप को निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। रतलाम में हुए बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन को लेकर विवाद थम नहीं रहा। रतलाम में विधायक सभागृह में हनुमान जी की प्रतिमा के सामने 2 पीस में महिला बॉडी बिल्डर्स ने रैंप वॉक किया था, जिस पर कांग्रेस ने अश्लीलता फैलाने के आरोप लगाते हुए सभा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध किया। साथ ही आयोजन स्थल पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी विधायक चेतन कश्यप और मेयर ने मिलकर किया था, जिस पर आज कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा अपने समर्थकों के साथ हनुमान मंदिर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। बीजेपी विधायक चेतन कश्यप को बजट सत्र से निलंबित करने की मांग की जा रही। पीसी शर्मा ने बीजेपी नेताओं की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। महिलाएं जो हैं हनुमान जी खड़े होकर बिकनी पहन के और सैंडल पहन के, और महापौर उसके आयोजक थे, तो महापौर को बर्खास्त करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। और जो सेशन चल रहा है अभी विधानसभा का, इससे बाहर रखना चाहिए विधायक को। इंदौर में भी कांग्रेस ने हनुमान चालीसा का पाठ कर भाजपा पर निशाना साधा। इधर रायसेन में सागर भोपाल चौराहे पर कांग्रेस ने हिंदू भावनाओं को आहत करने के लिए पुतला दहन किया। नारी अस्मिता के हम भी पक्षधर हैं, स्पोर्ट्स और उसकी स्पर्धाओं के हम भी पक्षधर हैं, मगर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने
धर्म को राजनीति का अखाड़ा बना रखा है। हम चाहते हैं कि बाबा उन्हें सद्बुद्धि दें और धर्म को धर्म ही रहने दें, राजनीति का घोड़ा उस पर सवार न करें। चुनाव से पहले खुद को हिंदू हितैषी साबित करने में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी हमेशा से हिंदुत्व की राजनीति करती आई है और ऐसे में रतलाम का विवाद अब बीजेपी की गले की हड्डी बन गया है। क्यों ऐसा हो रहा है, जरा इस बात को भी डिकोड कर लें। एक बॉडी बिल्डिंग की प्रतिस्पर्धा का आयोजन बीजेपी के नेताओं ने किया, खासतौर पर वहां के विधायक ने किया। बीजेपी नेताओं का बचाव करना पार्टी प्रवक्ताओं के लिए इस वक्त बड़ा भारी पड़ रहा है। हम भी डिबेट में देखते हैं बीजेपी पर कांग्रेस एक नैतिक दबाव बना रही है और इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हैं, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि चूक तो हुई है। कांग्रेस को इस पे खुले तौर पर मौका मिल गया है, वो उसे कैश कराने में जरा भी पीछे नहीं। कांग्रेस पर अक्सर बीजेपी हिंदू विरोधी होने के आरोप लगते आए हैं। अब रतलाम विवाद की वजह से कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है और जाहिर तौर पर इससे बीजेपी को धक्का लग रहा है। इसके पहले प्रीतम लोधी ने ब्राह्मण समुदाय पर टिप्पणियां की थी, तब कांग्रेस ने जमकर बीजेपी को घेरा था, ब्राह्मण विरोधी पार्टी की मानसिकता को बता दिया था। कुल मिलाकर मुद्दा संवेदनशील है। बीजेपी ब्रीदिंग टाइम ले रही है ताकि वक्त बीतता जाए और मुद्दा जो है खुद ब खुद शांत पड़ जाए या ठंडा पड़ जाए। लेकिन कांग्रेस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। कांग्रेस चाहती है कि लोगों को अच्छे से पता चले कि हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी के एक नेता, एक विधायक महोदय हनुमान जी की प्रतिमा लगाते हैं और मंच के ऊपर जिस तरह का प्रदर्शन किया उसे वो अश्लील करार देते हैं। शुरुआती दौर में कुछ तर्क बीजेपी ने देने की कोशिश की, लेकिन आज वो उन पर उल्टे पड़ते भी नजर आए। अब आते हैं छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ में कल 2023-24 का बजट राज्य की सरकार ने पेश कर दिया। आज इसकी तारीफ की शीर्ष नेता प्रियंका गांधी ने पार्टी की। बजट की तारीफ करते हुए उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो कल हम प्रतिक्रियाएं देख रहे थे उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। ये प्रियंका गांधी का ट्वीट है जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रियंका गांधी ने आज ट्वीट कर भूपेश सरकार के बजट की तारीफ करते हुए लिखा कि बजट में कई सराहनीय फैसले लिए गए। साथ ही प्रियंका गांधी ने लिखा कि शिक्षित बेरोजगारों को 30,000 सालाना मिलेगा। अहम बात ये कि प्रियंका गांधी ने भरोसे का बजट हैशटैग इस्तेमाल किया। वहीं दूसरी तरफ बजट को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बजट की राशि पर सवाल उठाए। यानी रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर बेरोजगारों को ठगने का आरोप लगाया। बहरहाल बजट पेश हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप के बीच देखना होगा कि आम आदमी, खास तौर पर किसान, बेरोजगार और महिला वर्ग बजट पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं। तो बयानों से बजट को एक नजरिया देने की कोशिश की जा रही है, एक ईमानदारी के नजरिए से पेश किया जा रहा है, संकल्प के तौर पर पेश किया जा रहा है, भरोसा जगाने वाला। तो दूसरा पक्ष इसे कोरी कोरी बेईमानी साबित करने का एंगल देने की कोशिश कर रहा है। रमन सिंह बेरोजगारी भत्ते का, जिसका बार बार नाम लेकर वो कांग्रेस को घेरती थी, अब उसके ऐलान के बाद उसी मुद्दे पर आवंटित राशि, उसके फिगर के ऊपर सवाल उठा रहे। सवाल ये कि कितना दम इन सवालों में है, इसको आज हम डिकोड कर रहे हैं। पहली बात यह कि विपक्ष का दायित्व बनता है कि सरकार के बजट के ऊपर वो जाहिर तौर पर अपने मुताबिक समीक्षा करे और उसकी खामियों को सामने रखे। रमन सिंह और बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त वही कर रहे हैं। रही बात राशि के आवंटन की, तो गेंद सरकार के पाले में है। सीएम ने बजट में घोषणा की है, घोषणा को पूरा करना सरकार का, सत्ता पक्ष का, पार्टी का काम है। अब विपक्ष केवल इतना कर सकता है कि घोषणाएं अगर वक्त पर पूरी ना हो तो सरकार को सवाल पूछकर घेरे और बाहर सड़क पर आकर घेरे। जनता के सामने सरकार की नाकामयाबी को सड़क तक पहुंचाने का ये सही वक्त भी, क्योंकि चुनावी साल है। कहने का अर्थ ये कि बजट पेश हो चुका है और अब इंतजार इस बात का कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनका पूरा सरकारी अमला जो ऐलान करता है, जो घोषणाएं करता है, उसे कितनी जल्दी और कितने कम वक्त में जमीन पर ला पाता है, क्योंकि ये वो घोषणाएं होंगी जो जाहिर तौर पर चुनावी साल में पार्टी को एक बूस्ट भी दे सकती हैं या पार्टी को घेरने का एक मौका भी। चलिए, खबर छत्तीसगढ़ से ही है, जहां भारतीय जनता पार्टी 17 मार्च से बूथ सशक्तिकरण अभियान में जुट जाएगी। क्या है इस अभियान, जानते हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी को किसी भी कीमत पर सत्ता वापसी करनी है। इसके लिए बीजेपी अभी से कमर कस चुकी है। इसकी बानगी 17 मार्च को देखने को मिलेगी।
बीजेपी 17 मार्च से सशक्तिकरण अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत 17 मार्च से 25 मार्च तक कार्यक्रम तय हुआ है। अभियान के तहत शक्ति केंद्र प्रभारी और संयोजक बनाए गए हैं और एक शक्ति केंद्र पर 5 से 7 बूथ हैं। 17 तारीख से लेकर के पूरे प्रदेश स्तर पर 25 तारीख तक का कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। वहाँ पर वो जाएंगे, समीक्षा भी करेंगे और देखेंगे कि अभी वर्तमान स्थिति में वातावरण क्या है। यानी 17 से 25 मार्च तक बीजेपी अपने बूथ को सशक्त करने की कोशिश करेगी। इस अभियान के तहत पार्टी नेता ग्राउंड जीरो पर पार्टी की स्थिति का जायजा लेंगे और पार्टी को मजबूत करने का प्रयास होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा पहले भी करती रही है, हर बूथ पर यूथ से लेकर एक बूथ के ऊपर 3 यूथ तक जैसे तमाम कार्यक्रम चलाकर बीजेपी बूथ सशक्तिकरण अभियान का आगाज प्रदेश में कर रही है। इसके पीछे की रणनीति कितनी कारगर रही है या रहेगी, इसको जरा समझते हैं, डिकोड करते हैं। पहली बात ये जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है कि बीजेपी सालों से अपने बूथ के ऊपर फोकस करती है। बूथ एक यूनिट की तरह, एक इकाई की तरह, जो कि अपनी रणनीति को जमीन पर लोगों तक पहुंचाने का सबसे पहला स्टेप है। बीजेपी के थिंक टैंक का ये साफ तौर पर मानना है कि अपनी जीत को अगर आपको पक्का करना है तो ऊपर चाहे जितनी भाषणबाजी कर लें, बूथ के ऊपर अगर काम ना हुआ तो काम नहीं बनेगा। इसलिए वो बूथ स्तर पर मेहनत करने को जरूरी मानते हैं। बीजेपी हर बूथ के ऊपर एक डेडिकेटेड कार्यकर्ता को नियुक्त करती आई, जो वोटिंग लिस्ट में नाम जोड़ने, पर्चियों का वितरण करने, लोगों को बूथ पर आने के लिए प्रेरित करने, उनको कोई दिक्कत है उसको सॉल्व करने के लिए अपने बड़े नेताओं या टीम को बताने जैसे महत्वपूर्ण काम करते हैं, बेसिक काम करते हैं। इसके अलावा बूथ लेवल पर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार भी इन्हीं बूथ कमेटियों के द्वारा होता है। अर्थ ये कि बीजेपी की जीत के पीछे उनका बूथ मजबूत अभियान हर बार एक बड़ा रोल निभाता है, पर निर्भर इस पर करता है कि वो अपने इस अभियान को किन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देते, क्योंकि कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि यहाँ कार्यकर्ता और उनके बड़े नेता कंफ्यूज हैं क्योंकि चेहरे तय नहीं हैं, टिकटों को लेकर कंफ्यूजन। लेकिन बूथ पर काम करने वाला डेडिकेटेड कार्यकर्ता अब भी बाजी पलट सकता है, ये बीजेपी मानती है और ऐसा पिछली बार हुआ भी है। शिक्षा के मंदिर स्कूलों में अब एग्जाम, इम्तिहान का महीना है। इम्तिहान के महीने में वो तो काफ़ी ईमानदारी से मेहनत करके साल भर के बाद एग्जाम में पर्चा लिखने की कोशिश करते हैं जो ईमानदार स्टूडेंट हैं, लेकिन उनको बुरा तब लगता है जब चंद रुपए लेकर खुलेआम नकल करवाने वाले सेंटर्स भी फलते फूलते। रिपोर्ट देखिए। दसवीं एग्जाम के दौरान के इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इस वीडियो में बिना खौफ के नकल करते छात्र आपको नजर आएंगे। परीक्षा केंद्र पर प्रशासनिक चुस्ती के दावों की कलई ये वीडियो खोल रहा है, लेकिन सामूहिक नकल की भनक जिला कलेक्टर को भी लग गई। उन्होंने एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम को तत्काल भेजा। टीम ने पहले नकल होने की जांच की तो पाया कि एक टीचर समेत 9 लोग परीक्षा केंद्र पर सामूहिक नकल करा रहे थे। प्रशासनिक टीम ने मौके पर सभी आरोपियों को पकड़ा। बैतूल के सिरवेल परीक्षा केंद्र पर ही नकल चल रही थी। अब प्रशासनिक अधिकारी कड़ी कार्रवाई की बात कहते हैं। कॉपी किताबों से और सामूहिक नकल का प्रकरण मिला है। ये इस तरह की कार्रवाइयाँ जो सामूहिक नकल होती हैं ये कभी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कुछ संगठित तरीके से नकल कराई जा रही है, तो आज एक बड़ी टीम बना के एसडीएम खरगोन के नेतृत्व में रेड हुई है। उसमें कुछ लोग हिरासत में लिया गया है, अभी जांच पड़ताल करके कार्रवाई करा रहे हैं। पकड़ में आए नकल कराने के आरोपियों को पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि कहीं नकल प्रकरण के तहत दूसरे राज्यों से तो नहीं जुड़े। ये घटना शिक्षा जगत के लिए एक बार फिर शर्मसार करने वाली है। मध्य प्रदेश का व्यापम कांड इस बात का गवाह है कि किसी ने कितने भी रसूख और पैसे का इस्तेमाल किया हो, लेकिन जो नकल करवाते हैं उनके साथ साथ जिन्होंने नकल करके करियर बनाने की कोशिश की, दरअसल बड़ा नुकसान तो उनका भी हुआ है देर सवेर। अब यही बात स्टूडेंट्स को भी समझनी, जो नकल कर रहे हैं और जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उन पर तो खैर पुलिस को वर्तमान में नकेल कसनी है। अब देखते हैं कि ऐसा हो कब तक पाता है। अगली खबर अब आपको दे रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहां पाक अधिकृत कश्मीर में एक तालिबानी फरमान एक नए बखेड़े को, विवाद को जन्म दे गया। देखें। ये नक्शा पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर का है, जहां इमरान खान की पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है। पीटीआई सरकार ने पीओके में महिलाओं के लिए एक फरमान जारी किया, जिस पर विवाद गहरा गया है।
सरकार ने सभी महिला स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया है। हिजाब अनिवार्य करने वाली नोटिफिकेशन में लिखा गया कि अगर महिला स्टूडेंट्स और टीचर शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब नहीं पहनती हैं, तो उनके हेड के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होते ही वहां के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही पीओके में पीटीआई सरकार की तुलना अफगानिस्तान में तालिबान राज से की जा रही है। पिछले साल अफगानिस्तान में तालिबान ने आदेश दिया था कि कॉलेज में पढ़ाई के लिए आने वाली लड़कियों को अपना पूरा शरीर ढकना होगा। कॉलेज में उनकी आंखें भी दिखनी नहीं चाहिए। हालांकि इस आदेश के कुछ महीनों बाद तालिबान में महिलाओं के यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर ही बैन लगा दिया गया। तो जिस मुल्क में आधी आबादी को लेकर के इस तरह के फरमान हो, क्या वो तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा? ये सवाल उस मुल्क के लोगों के सामने, चलाने वालों के सामने हमेशा से रहा है, अब भी है, और जब तक वो इस पर खुले मन से विचार नहीं करेंगे तब तक रहेगा। और इस मुल्क की स्थिति क्या है, यह आज दुनिया से छिपी नहीं। आज की न्यूज डिकोड में बस इतना ही। एक बार फिर से न्यूज डिकोड की टीम की तरफ से, iViz24 की तरफ से आप सबको होली की शुभकामनाएं। हैप्पी होली, सेफ होली खेलिएगा। हमारी पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।